हेलो एवरीवन, मैं सौरभ वाधवानी एक बार फिर आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो, समझा था रेशियो क्या होता है, रेशियो का बेस क्या होता है और रेशियो पे ऑपरेशंस करने के लिए हमें क्या मेथडोलॉजीज यूज करनी होती है। उसके अलावा हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने खत्म किए थे। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने लास्ट क्लास में वाइंड अप करते हुए आप लोगों को एक नोट पे छोड़ा था। वो नोट था कि रेशियो में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के रेशियो बनाया जाता है, क्या हमेशा रेशियो का बेस वो ही होता है या नहीं। सो आई होप आप लोगों ने सोचा होगा एंड सम ऑफ यू मस्ट हैव कम टू अ राइट कंक्लूजन। जिनको नहीं समझ आया है मैं समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था। देखिए, हमने देखा था कोई एक नंबर मान लेते हैं, कोई दो नंबर अज्यूम करके चलते हैं, 20 एंड 30। इसका रेशियो जब हमने बनाया था तो इसका रेशियो बना था 2:3। रेशियो बनाने के लिए हमने किया क्या था, इन नंबर्स को डिवाइड किया था। किस नंबर से डिवाइड किया था, जो दोनों के अंदर कॉमन है और जो सबसे बड़ा है, यानी इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 10। इससे हमने डिवाइड करके हमारे रेशियो पे आए थे। इस नंबर से डिवाइड करके इन नंबर्स को हम अपने रेशियो पे आए थे। और बेस की जहां तक हम बात करें तो हमने कहा था बेस एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप अगर रेशियो में वापस मल्टीप्लाई कर दें, जिस नंबर को अगर आप रेशियो में वापस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आपका ओरिजिनल नंबर मिल जाए। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम 10 को वापस 2 में और 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे ओरिजिनल नंबर्स निकल के आ जाएंगे 20 एंड 30। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बेस को मल्टीप्लाई करने पे हमारे ओरिजिनल नंबर्स आ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर केस में जो बेस है वो 10 है, जो कि रेशियो का HCF भी है, जो कि इन ओरिजिनल नंबर्स का HCF भी है। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में तो HCF इज इक्वल्स टू बेस। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, वैलिड है। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो हमने एग्जाम्पल उठाया था, इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है A and B are two numbers in the ratio of 3:4. On adding 5 to both the numbers their ratio becomes 7:9. Find the original numbers. ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जब हम रेशियो वाले अप्रोच से इसको सॉल्व कर रहे थे तो ओरिजिनल रेशियो हमें दिया हुआ था 3:4, बाद का रेशियो हमें दिया हुआ था 7:9। अब इसके बाद हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि भैया जो रेशियो है अगर आपको उसमें ऑपरेशन करना है तो जो चीज एक्चुअली में कांस्टेंट हो वो रेशियो वाइज भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उस चीज को कांस्टेंट बनाने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए था। उस डिफरेंस को कांस्टेंट बनाने के लिए हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जो हमारा एक्चुअल जो रेशियो था उसको हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया था। मैनिपुलेट करने के बाद जो हमारा नया रेशियो बन के आया था वो नया रेशियो बन के आया था 6:8। ये नया रेशियो बन के आया था। लेकिन अगर 6:8 को हम देखें तो इसके अंदर अभी भी 2 कॉमन है, और यहां से जो बेस निकल के आया था वो बेस निकल के आया था 5। क्योंकि 2 कॉमन है यानी ये रेशियो जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में इसका बेस, इसका HCF तो नहीं है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसका बेस, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि 2 अभी भी इसमें पड़ा हुआ है, अभी भी हमने बाहर कॉमन नहीं निकाला है। तो इस कारण से हम ये चीज समझ सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी किसी रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बेस के बराबर होगा। लेकिन जब हम ऑपरेट करते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि हम रेशियो को मैनिपुलेट करते हैं, क्यों मैनिपुलेट यानी या तो स्केल अप करेंगे या फिर स्केल डाउन करेंगे, तो वो स्केल अप और स्केल डाउन करने की वजह से रेशियो का बेस चेंज होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 नंबर का कभी चेंज हो ही नहीं सकता, वो तो वही रहेगा, जो 2 नंबर का है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन स्केल अप स्केल डाउन की वजह से बेस जो है वो चेंज होता है। इसीलिए हर बार HCF बेस के बराबर हो ये चीज जरूरी नहीं है। आ रही बात समझ में? आप लोग कहेंगे सर ये इतना थियोरेटिकल नॉलेज, ये थियोरेटिकल नॉलेज इसीलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको अनलेस अगर मैं 10 क्वेश्चंस परोस के दे दूं कि ये 10 क्वेश्चंस कर लो एग्जाम निकल जाएगा,
तो ऐसा कोई पेपर अब बचा ही नहीं है जिसमें आपको शॉर्ट कोई एग्जामिनर या कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको बता दे कि भैया ये क्वेश्चन आएंगे। सो अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ थॉरो कमांड ऑन द थ्योरी पार्ट, समझ में जब तक नहीं आ जाए कि भैया एक्चुअली में नंबर्स में ऑपरेशन क्या चल रहा है, तब तक आप लोग क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेस के बराबर होता है जब आप रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, लेकिन जब आप ऑपरेट करते टाइम रेशियो का स्केल अप करते हैं या स्केल डाउन करते हैं तो रेशियो का बेस चेंज होता है, लेकिन 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी चेंज नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इन दैट केस एचसीएफ और बेस बराबर हो जरूरी नहीं। ठीक, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस खत्म किए थे उसके बाद आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। ओके, 20% of the boys and 25% of the girls are scholarship holders. Then find what percentage of students in the class does not get scholarship. अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने परसेंटेज पढ़ा नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को इस क्वेश्चन को सबसे सिंपली कैसे लेके जाया जाए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको कैसे सिंपली अंडरस्टैंड कर सकें, कोशिश करेंगे सबसे सिंपल फॉर्म में अंडरस्टैंड करने की। तो हमें क्लास के अंदर रेशियो देके रखा हुआ है, किस चीज का रेशियो देके रखा हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का। ठीक है, और उसके बाद हमें यह बताया जा रहा है कि भैया जो परसेंटेज है ऑफ बॉयज और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं कुछ लोग, और पूछा है कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ठीक है, तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है कि हम मान लेते हैं गर्ल्स और बॉयज, इसका हमें रेशियो देके रखा हुआ है 3:2। टोटल बच्चे यहां से कितने निकल के आ रहे हैं, टोटल बच्चे निकल के आ रहे हैं 5। ठीक है, अब हमें बोला गया है 20% ऑफ बॉयज, बॉयज का 20%, बॉयज कितने अज्यूम किए हैं 2 का किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना हो, कोई भी नंबर हो, मुझे नहीं पता, कोई भी आप XYZ रैंडमली कुछ भी नंबर बोल सकते हो, ये कोई भी रैंडम सा नंबर है, इस नंबर का अगर 10% निकालना हो तो 10% निकालने का एक सिंपल सा तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ होगा, वो तरीका क्या है, 0.5, यानी डेसिमल को एक प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर लो, नंबर का 10% निकल के आ जाता है। क्लियर? सो यहां पे 2 का 10% कितना होगा 0.2, 20% कितना होगा 0.4, तो 20% बॉयज यानी 0.4 बॉयज जो हैं स्कॉलरशिप मिली है, तो स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने हो गए 0.4, और 25% ऑफ द गर्ल्स, 25% किसका निकालना है 3 का निकालना है, 3 का 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, तो इंटू 3 का 1/4 कितना होता है 0.75। इतने लोगों को स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो इतनी गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, नो स्कॉलरशिप, कितने बच्चे हैं ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो 3 में से 0.75 माइनस किया भैया, 3 में से 0.75 माइनस किया यानी बचा 2.25, और 2 में से 0.4 माइनस किया तो कितना बचा 1.6, इतने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक, अब जो टोटल बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली वो है 2.25 और 1.6, यानी टोटल कितना निकल के आ रहा है 3.85। ये वो बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, कितने में से 5 में से। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का तरीका, जिस वैल्यू को परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है वो वैल्यू अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, जिस वैल्यू को परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 5 की टेबल में 20 टाइम्स, ये 0 कैंसिल, ये डेसिमल यहां से कट के यहां चला जाएगा, 38.5 का दुगना, 38.5 का दुगना कितना होता है 77
77%। 77% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक, अब एक चीज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि भाई रेशियो हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए रेशियो यूज कर रहे हैं। क्या ये किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि हम कैलकुलेशन को सिंपल कर रहे हैं, ये ऐसी डेसिमल में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड सा परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पर्पस सर्व ही क्या हुआ, रेशियो यूज करने का फायदा ही क्या हुआ। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये प्रेफर्ड तरीका बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कतई सॉल्व ना ही करें तो अच्छा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, हमें गर्ल्स और बॉयज इसका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ था 3:2 का रेशियो दिया है ना। हम रेशियो का स्केल अप स्केल डाउन हमारी कैलकुलेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, बेस चेंज कर रहे थे, यहां पे भी कर सकते हैं। 3:2 है, परसेंट है, यानी अपॉन 100 कहीं ना कहीं रहा होगा, तो 100 वाली कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम मान लेते हैं कि गर्ल्स जो है वो 300 है और बॉयज जो है वो कितने हैं, 200। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 500 बच्चे। आपको बोला गया है कि बॉयज का 20% है जिसको स्कॉलरशिप मिली है, 200 का 10% 20% 40 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, यानी 160 वो बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नो स्कॉलरशिप, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। 300 का 25% बोला है, 25%, 300 का 10% हो जाएगा 30, 20% हो जाएगा 60 और 5% हो जाएगा 15। 60 और 15 75 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है 300 में से, तो बची कितनी, 225 लड़कियां बची जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो 225 लड़कियां जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, 160 लड़के जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 385। 385 बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, कितने में से, 500 में से। तो 385 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 के टेबल्स में 7 टाइम 35 आता है, 5 के टेबल में 77% बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। एक तरीका ये भी हो सकता है, 77% बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, एक तरीका ये भी हो सकता है। करा अभी भी हमने वही है, अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ उस चीज का है कि हमें डेसिमल्स लेने पड़े थे पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने डेसिमल्स को अवॉइड किया। तो दिस इज द थिंग जो कि आप लोग रेशियो की हेल्प से कर सकते हैं। जब भी आप रेशियो में कैलकुलेट कर रहे हो तो नंबर्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाने के लिए आप लोग नंबर को कुछ भी, रेशियो को बैलेंस करने के लिए नंबर को आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ₹620 आर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी इनटू, गलत है, आर डिवाइडेड बिटवीन होना चाहिए। ₹620 are divided between A and B in such a way that the ratio of 1/4 share of A and 1/5 share of B is 4:5. Then find the share of A. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि A का जो हिस्सा है इस पूरे हिस्से का 1/4, इस पूरे हिस्से का 1/4, और B का जो हिस्सा है इस पूरे हिस्से का 1/5, B के पूरे हिस्से का 1/5। इसका जो रेशियो देके रखा है हमको, वो रेशियो की वैल्यू देके रखी है कितनी, 4:3 के बराबर, 4:3 के बराबर, ये क्वेश्चन में हमें बताया। अब क्या हम इसका ये मतलब समझ सकते हैं कि A/4 4 के बराबर है और B/5 3 के बराबर है? भाई यही तो है इसका मतलब, कि ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर है और ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। क्लियर है? तो A/4 4 के बराबर है, यानी A कितने के बराबर होगा, 4 × 4 16 के बराबर, और B/5 अगर 3 के बराबर है तो B किसके बराबर होगा, 5 3 15 के बराबर। तो A और B इसका रेशियो कितना निकल के आ गया, 16:15। हमें बताया है टोटल थे 620 रुपए जो कि इन दोनों को दिए गए थे,
और इन दोनों का जो शेयर है, अनुपात है, वो कितना निकल के आ गया है? 16:15। इन दोनों का अनुपात 16:15 के बराबर, रेशियो ए इज टू बी 16:15 के बराबर निकल के आ गया। तो टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा 16 + 15 यानी कि 31 और एक्चुअली में टोटल कितना है? 620। तो 31 की वैल्यू 620 के बराबर है। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 620 डिवाइडेड बाय 31। इसकी वैल्यू 31 की टेबल में 62, 2 टाइम्स और एक 0 यानी 20। एक पार्ट की वैल्यू 20 के बराबर है। एक पार्ट रेशियो का बेस होता है, एक पार्ट 20 के बराबर है, और बेस को जैसे ही आप ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको आपकी एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? हमें निकालना क्या है? ए निकालना है। ए की वैल्यू है 16 पार्ट्स, तो 16 पार्ट्स की वैल्यू 16 × 20 यानी 320 के बराबर हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स टोटल 60 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, एंड द रेशियो ऑफ दीज कॉइन्स इज 5:6:8 रिस्पेक्टिवली। फाइंड हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में, बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आता था, डायरेक्ट एज इट इज पूछ लिया जाता था। पर पिछले 5-6 सालों में मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में देखा नहीं। बट हाँ, इस क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक जरूर लगता है। वो लॉजिक आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने अपने एग्जाम्पल क्वेश्चंस में इंक्लूड किया है, क्योंकि इसके पीछे का एक जो लॉजिक है वो आगे आके किसी ना किसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें ये लगता है। देखें क्या है। हमें पता है एक बैग में टोटल रुपए कितने हैं? 60 रुपए हैं। ठीक है, और डिनोमिनेशन क्या क्या है? 1 रुपए, 1 रुपी कॉइन्स है, और 50 पैसे कॉइन्स है, और 25 पैसे के कॉइन्स है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है नंबर ऑफ कॉइन्स और दूसरा होता है उन नंबर की वैल्यू कितनी बैठ रही है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का क्या हमको रेशियो दिया गया है क्या? हाँ, दिया गया है। द रेशियो ऑफ दीज कॉइन्स, इनकी वैल्यू का रेशियो नहीं दिया, इनकी नंबर ऑफ कॉइन्स का वैल्यू दिया है इज 5:6:8 रिस्पेक्टिवली। यानी ए के सिक्के अगर 5 हैं तो सॉरी, 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने हैं? 6 हैं, और 25 पैसे के कितने हैं? 8 हैं। यही हिसाब बैठना चाहिए। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपए के बराबर होता है। तो 1 रुपए के अगर 5 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 5 रुपए। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनता है। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनता है। तो 50 पैसे के 6 सिक्के मिलकर के कितने रुपए बनेंगे? 3 रुपए। आधा हो जाएगा। 2 सिक्के होंगे रुपए 1, यानी आधी हो गई वैल्यू। तो 6 सिक्के, इसका आधी वैल्यू कितनी? 3 रुपए। 25 पैसे के 8 सिक्के, 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो जाकर के 1 रुपए बनता है। 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपए। तो वैल्यू 1/4 हो रही है। तो 8 सिक्के हैं, 8 का 1/4 कितना होता है? 2 रुपए। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? 5 रुपए के बराबर। 50 मतलब 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उन सारे सिक्कों की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो वैल्यू 5 के बराबर होगी। और 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उन सबकी वैल्यू निकाली जाए तो वो 3 के बराबर होगी। और 25 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनकी अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो 2 के बराबर होगी। टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 5, 3, 8, 2, 10। तो टोटल जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू निकल के आ रही है 10। और हमें बोला है बैग में टोटल रुपए कितने पड़े हैं? बैग में टोटल रुपए पड़े हैं 60। टोटल रुपए कितने पड़े हैं? 60। तो 10 की ट्रू वैल्यू 60 है, यानी एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी होगी? 60/10। ये 0 कैंसिल, यानी एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 6। अब ये क्या है? एक पार्ट एक पैकेट की वैल्यू यानी रेशियो का बेस।
रेशो का बेस निकल के आ गया 6। एक छोटा सा सवाल, ये कौन से रेशो का बेस है, नीचे वाले रेशो का कि ऊपर वाले रेशो का? सोच के देखो। ये दोनों का सेम बेस है, कारण कि ये वाला जो हमने रेशो बनाया है, ये रेशो हमने कहीं स्केल अप स्केल डाउन करके नहीं बनाया। ये एक स्टैंडर्ड इनके बीच का रिलेशनशिप है कि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के 1 रुपए ही बनाएंगे। तो ये वाला जो रेशो बना है, ये इस ऊपर वाले रेशो की हेल्प से ही बना है और ये कांस्टेंट ही रहेगा। आप एक भी वैल्यू को अगर चेंज कर देते हैं ऊपर, तो नीचे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड वाइसा वर्सा, यानी नीचे अगर आप एक भी वैल्यू को चेंज करोगे तो ऊपर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और जिस रेशो में आप ऊपर चेंज करोगे उसी अनुपात में, उसी रेशो में नीचे भी चेंजेस आएंगे। तो ये जो बेस आया है, ये ऊपर वाले या नीचे वाले का बेस नहीं है, ये दोनों का बेस है। तो एक पार्ट की वैल्यू 6 है, आपसे पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर। तो 25 पैसे के टोटल नंबर हमको कितना देके रखा था, 8। एक पार्ट की वैल्यू 6 है, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 48। यानी 25 पैसे के नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल्स टू 48। 25 पैसे के 48 सिक्के आपके बैग में होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अच्छी चीज क्या है कि एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आ गया। अ बैग कंटेन्स टोटल 480 कॉइन्स, यानी अब की बार हमें रुपए नहीं पता कितने हैं, लेकिन सिक्कों की संख्या पता है कि टोटल सिक्के कितने हैं। तो 480 सिक्के बोले गए, ठीक है। और दीज कॉइन्स आर इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे। ये एज इट इज जो था वैसा का वैसा दे दिया है। एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स फॉर्म्ड बाय ईच कैटेगरी ऑफ कॉइन्स इज 2:3:4। ओके, तो सिक्के कौन से आपके पास, 1 रुपी का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। यहां पे इनकी जो वैल्यू है, 1 रुपए की जितने भी सिक्के होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स का मुझे रेशो नहीं पता, माइंड यू, नंबर ऑफ कॉइन्स का मुझे रेशो नहीं पता है, हमें वैल्यू का लेकिन रेशो जरूर दिया गया है। वो वैल्यू का रेशो क्या दिया गया है, 2:3:4। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर हम रेशो निकालना चाहें तो उसी रिलेशनशिप के साथ, जो रिलेशनशिप थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई एक बैग में 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं और उनकी वैल्यू है 2 रुपए, तो सिक्के कितने होंगे भाई, 1 के सिक्के हैं और टोटल आपके पास 2 रुपए हैं, तो कितने सिक्के होंगे, 2 ही सिक्के होंगे, सीधी सी बात। 50 पैसे के सिक्के हैं और उनकी वैल्यू आ रही है 3 रुपए के बराबर। 50 पैसे का 1 रुपया अगर बनाना है तो 2 सिक्के चाहिए, 2 रुपए बनाने हैं तो 4 सिक्के चाहिए, और 3 रुपए बनाने हैं तो 6 सिक्के चाहिए, तो 6 सिक्के होंगे। लाइकवाइज 25 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनकी वैल्यू जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 रुपए। 25 पैसे का 1 रुपया अगर बनाना है तो 4 सिक्के चाहिए, 1 रुपए के लिए 4 सिक्के, तो 4 रुपए के लिए कितने चाहिए होंगे, 4 × 4 यानी कि 16 सिक्के चाहिए होंगे। तो टोटल सिक्के कितने हो गए आपके बैग के अंदर, टोटल कॉइन्स आपके बैग के अंदर 6 + 2 8, 8 + 16 इज 24। टोटल सिक्के आपके बैग में कितने होने चाहिए, 24। बैग में बता कितने रहे, टोटल सिक्के कितने हैं, 480। तो रेशियो के 24 पार्ट्स की वैल्यू 480 के बराबर है। इसका मतलब रेशियो के एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 480 डिवाइडेड बाय 24। इस 24 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। 24 के टेबल में 48 आता है 2 बार में, और एक ये 0, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20 के बराबर। एक पार्ट की वैल्यू 20। हमसे क्वेश्चन में, अच्छा अगेन मेरा वही क्वेश्चन कि ये जो एक पार्ट की वैल्यू 20 आई है, क्या ये ऊपर वाले रेशियो का बेस है या नीचे वाले रेशियो का बेस है, ये दोनों रेशियोज का बेस है। ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। एक भी चीज में आप छोटा सा भी चेंज करोगे तो सिमिलर चेंज आपको नीचे वाली चीज में भी ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो इस वजह से ये जो एक पार्ट की वैल्यू 20 आई है, ये दोनों ही रेशियोज का
बेस है। आपसे पूछा गया है फाइंड हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, ना कि उनकी वैल्यू। तो संख्या ये रही 50 पैसे के कितने हैं 6, एक पार्ट की वैल्यू 20 है तो 6 पार्ट की वैल्यू 20 इंटू 6 यानी 120। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:7. When 24 more boys join the class, the ratio becomes 7:5. Find how many girls are there in the class. ठीक है, क्लास में बॉयज और गर्ल्स इनके नंबर कितने हैं, उस नंबर का अनुपात हमको देके रखा हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है भैया? 5:7। आपसे बोला गया है जब 24 और लड़के आ जाएं क्लास के अंदर तो जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 7:5 का। नया जो रेशियो बन के आ गया वो कितना आ गया 7:5 का। हमसे पूछा गया है क्लास में गर्ल्स कितनी रही होंगी, क्लास में गर्ल्स कितनी रही होंगी। ठीक है, एक बात बताइए, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी दो रेशियो है उन्हें आपको ऐड करना है, उन्हें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, या उन दो रेशियोज को आपको आपस में कंपेयर करना है। एक एलिमेंट्री कंडीशन हमने डिस्कस करी थी। वो एलिमेंट्री कंडीशन क्या थी? वो एलिमेंट्री कंडीशन थी कि दोनों रेशियो का बेस कैसा होना चाहिए, सेम। उस बेस को सेम करने का तरीका क्या था? वो तरीका हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता है। तो एक स्टैंडर्ड थ्योरी डेवलप करी है। वो थ्योरी क्या कहती है? असली में जो भी चीज जैसी रही हो रेशियो वाइज वैसी बना दो, ऑटोमेटिकली दोनों रेशियोज का बेस सेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बॉयज और गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है 5:7, यानी बॉयज अगर 5 हैं तो लड़कियां 7 हैं, बॉयज अगर 10 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी 14 होंगी, बॉयज अगर 15 होंगे तो लड़की कितनी होंगी 21 होंगी। राइट, हुआ क्या? 24 नए लड़के क्लास में आए। चेंज क्या हुआ? बॉयज का नंबर चेंज हुआ, तो बॉयज का रेशियो 5 से बढ़ के 7 हो गया। समझ में आता है, बढ़ रहा है क्योंकि लड़के आ रहे हैं। क्या क्लास में एक भी गर्ल बाहर गई या अंदर आई? नहीं ना। तो रेशियो वाइज क्यों गर्ल्स का नंबर चेंज हुआ? रेशियो वाइज गर्ल्स का नंबर क्यों चेंज हुआ? इसका सीधा मतलब कि ये दोनों रेशियो का बेस सेम नहीं है। अगर सेम होता तो रेशियो वाइज गर्ल्स का नंबर चेंज नहीं हुआ होता। चेंज्ड है, इसका मतलब रेशियो का बेस सेम नहीं है। तो बेस सेम बना लेते। कैसे बनाए? जो चीज चेंज नहीं हुई है उसको रेशियो में भी कांस्टेंट कर दो। तो गर्ल्स का नंबर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसे रेशियो में भी कांस्टेंट कर देते हैं। ऊपर 7 है, नीचे 5 है गर्ल्स का नंबर, तो इसे बराबर बनाना है। बराबर बनाने का तरीका हमने पढ़ा था। कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर आपको उनको सेम करना है तो कुछ मत करो, आप एलसीएम ले लो उन दो नंबर का। एलसीएम किसका किसका? 7 और 5। 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो 7 के टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी आ रहा है, लेकिन सबसे छोटा नंबर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों के टेबल में आ रहा है, लेकिन सबसे छोटा नंबर है वो कितना है 35। 7 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो 7 और 5 इसका एलसीएम कितना? 35। अगर गर्ल्स को 35 बनाना है तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। और अगर यहां पे गर्ल्स को 35 बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। क्या हम सिर्फ गर्ल्स के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ गर्ल्स के नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रेशियो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो रेशियो ना बिगड़े इस वजह से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 में तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 में भी, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस 5 में तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 में भी, ताकि रेशियो ना बिगड़े। सिर्फ रेशियो का स्केल चेंज किया गया है सो दैट दोनों रेशियोज का बेस सेम हो जाए। तो हमारे जो नए रेशियोज बन के आ रहे हैं वो नए रेशियोज क्या आ जाएंगे? 5 टाइम्स 5 इज 25, 5 टाइम्स 7 इज 35, 7 टाइम्स 7 इज 49 एंड 7 टाइम्स 5 इज 35। क्या गर्ल्स का नंबर सेम हो गया? हाँ हो गया। 35 ऊपर भी है, 35 नीचे भी है। क्या रेशियो बिगड़ा? 25 और 35 इसका रेशियो आज भी 5:7 के बराबर है। देख लो 25:35, अभी भी इसमें से कॉमन लेने की गुंजाइश है। कितना कॉमन लिया जा सकता है? 5 कॉमन ले लोगे अगर
5 इसमें से गया तो बचेगा कितना 5। 35 को अगर 5 से डिवाइड किया कॉमन लिया तो बचेगा कितना 7। आज भी ये रेशो ऊपर वाले रेशो के बराबर है, सिर्फ रेशो का स्केल चेंज किया है ताकि दोनों रेशोस का बेस सेम हो सके। और नीचे का रेशो क्या निकल के आ गया 49:35। अब अगर हम देखें बॉयज का नंबर में इंक्रीज कितना हुआ रेशो वाइज, रेशो के हिसाब से बॉयज का नंबर में कितना बढ़ा, तो अभी 49 है, पहले 25 थे, इंक्रीज कितने का हुआ 49 में से 25 माइनस किया तो यानी 24 लड़के बढ़ रहे हैं। और असली में क्लास में कितने लड़के बढ़े थे 24 ही बढ़े थे। तो रेशो के 24 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू है 24, यानी रेशो के एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी है 1, यानी ये ही आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं। क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 1 है तो एक पैकेट के अंदर एक पार्ट के अंदर 1 है, तो 25 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही आना है, और 35 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 ही आना है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्लास में कितने रहे होंगे 25 और 35। ओरिजिनली बॉयज एंड गर्ल्स क्लास में 25 एंड 35 रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ₹2430 are divided amongst A, B and C such that if their shares are diminished by ₹5, 10 and 15 respectively, then their balance share is in the ratio of 3:4:5, then find the share of B। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है क्या 2430 रुपए थे आपके पास, टोटल आपके पास 2430 रुपए थे जो कि आपने बांट दिए। किस में बांट दिए, ए को दे दिया, बी को दे दिया और सी को दे दिया। ठीक है भैया, किस प्रकार से दिया कि यदि आप ए के शेयर में से 5 रुपए कम कर लो, ए को जितने भी रुपए दिए हैं आपने उसमें से 5 रुपए कम कर लो, बी को जितने भी रुपए दिए हैं उसमें से 10 रुपए कम कर लो, और सी को जितने भी रुपए दिए हैं उसमें से 15 रुपए कम कर लो। तो जो बचा हुआ पैसा है, वो ए बी सी में 3:4:5, 3:4:5 इस रेशियो में डिवाइडेड है। तो जो बचा हुआ पैसा है वो 3:4:5 इस रेशियो में डिवाइडेड है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा कैच है। वो कैच क्या है, टोटल रुपए थे 2430, उस 2430 रुपए में से 5 रुपए आपने ए में से ले लिए, 10 रुपए आपने बी में से ले लिए और 15 रुपए आपने सी में से ले लिए। तो 15 रुपए वो, 5 रुपए वो 20 और 10 रुपए बी के 30, टोटल आपने 30 रुपए लिए हैं। 2430 रुपए में से आपने 30 रुपए लिए हैं, ना कि 30 रुपए बढ़ाए हैं, जो कि एक्चुअली में लोग मिस्टेक करते हैं। कि जनरली लोग इसमें क्या गलती करते हैं, मैं गलती बता देता हूं पहले, कि लोग सोचते हैं कि भैया ए के शेयर में से 5 रुपए कम हुआ है, बी के शेयर में से 10 रुपए कम हुआ है और सी के शेयर में से 15 रुपए कम हुआ है, और उसके बाद जो भी रेशो बना है। तो ये वाली वैल्यूज राइट हैंड साइड पे जब इक्वेशन के जाएंगे तो वहां पे प्लस हो जाएंगी। तो 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए ये प्लस हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे जाकर के। ये एक मिस्टेक है, मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि भैया ये रुपए आपने लिए हैं, ये एक्चुअली बढ़ाए नहीं है उनके शेयर में, ये उनसे आपने ले लिए, यानी किसी 4th पर्सन डी ने रख लिए होंगे, या जो बांट रहा था पैसा उसने अपने पास रख लिया। तो जो बचा हुआ पैसा था वो 3:4:5 इस रेशियो में डिवाइड हुआ। तो 2430 रुपए में से 30 रुपए गए, बचा कितना 2400। और टोटल यहां पे कितना आ रहा है रेशियो वाइज, 3 + 4 7 + 5 12। तो रेशियो के 12 पार्ट्स की वैल्यू निकल के आ रही है 2400 के बराबर। रेशियो के 12 पार्ट्स की वैल्यू 2400 के बराबर है। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी 2400 डिवाइडेड बाय 12। 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। एक पार्ट की वैल्यू ही रेशियो का बेस है। तो हमसे पूछा गया किसका शेयर निकालना है, बी का शेयर। बी का शेयर कितना है 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 200। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी का शेयर बराबर 800। सही है, सही है। एग्जाम में पहला ऑप्शन होगा 800 और आप लोग टिक करोगे, आगे चलोगे।
जबकि ये गलत आंसर है। क्यों? अरे भैया 2430 रुपए थे, इन 30 रुपए को भी तो बांटना है। अभी तो आपने सिर्फ ये 2400 रुपए का बंटवारा देखा है कि ये 2400 में से बी को कितना मिला है, 800 मिला है। लेकिन वो 30 रुपए में से बी के कितने थे, 10 रुपए थे, राइट? तो ये 10 रुपए जोड़ने भी तो पड़ेंगे वापस, ले तो लिए, दो भी तो 10 रुपए आप जोड़ दो। तो 800 प्लस 10, बी का शेयर कितना निकल के आ जाएगा, 800। ये आपका करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ में? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 6000 रुपए ए, बी और सी में आपने डिवाइड किए सच दैट ए को मिल रहा है आधा। किस चीज का आधा? ऑफ व्हाट अदर्स आर गेटिंग इन टोटल, यानी बाकी दोनों को मिला के जितना भी मिलेगा उसका आधा कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा। ठीक है, ओके। बी को मिल रहा है 1/3, 1/3, 1/3 किसका? ऑफ व्हाट अदर्स आर गेटिंग इन टोटल, यानी बाकी दोनों को जितना भी मिल रहा है मिला करके उसका 1/3 कौन ले जाएगा, बी ले जाएगा। ठीक है भैया। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम, प्रत्येक व्यक्ति का शेयर ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो डिफरेंट तरीकों से डिस्कस करेंगे। पहला तरीका इस क्वेश्चन में सिंपलर है, बट दूसरा तरीका इंपॉर्टेंट इसलिए है अगेन क्योंकि हम लोग अनलाइक अदर क्लासेस या अनलाइक एवरीबडी एल्स, हम लोग जो डिस्कस करेंगे हम हर क्वेश्चन की अलग टेक्निक नहीं डिस्कस करेंगे। हम एक ऐसा यूनिवर्सल तरीका या एक ऐसा जेनरिक तरीका सीखने की कोशिश करेंगे कि आप उसके बाद कितना भी नया क्वेश्चन थ्रो कर दें हम आप पे, आपसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए, राइट? सो सेकंड तरीका जो है वो मोर जेनरिक तरीका है, सो दैट कल को कोई बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके इस तरीके पे ला सके। तो पहला तरीका जो सिंपलर तरीका है वो देखते हैं। पहला क्या है, ए को मिल रहा है टोटल, आपके पास कितना है भैया, टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 6000 रुपए है। ठीक है, ए को कितना दिया गया है, ए को दिया गया आधा। किसका आधा? जो बी और सी दोनों को मिला करके मिल रहा है, यानी ए का जो शेयर होगा और बी प्लस सी इन दोनों का जो शेयर होगा, इसका अगर अनुपात देखें, रेशियो देखें, तो रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2 के बराबर होना चाहिए। आधे का मतलब यही होता है जितना बी प्लस सी दोनों को मिला के मिल रहा है उसका आधा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। जिनको ये नहीं समझ में आया उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी प्लस सी, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। अब बी प्लस सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये चीज मैंने ये डायरेक्ट लिख दी। कोई दिक्कत है किसी को भी? आई होप नहीं हो। ठीक है, तो ए का और बी प्लस सी का शेयर जो है उसका रेशियो कितना निकल के आ गया, 1:2 का। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करेंगे। 1:2 का, तो टोटल ए बी सी तीनों को मिलाकर के टोटल रुपए कितने आ जाएंगे, 3। ए के पास एक पैकेट है, बी और सी दोनों के पास मिलाकर के 2 पैकेट्स हैं, तो टोटल पैकेट कितने हो गए, 3 पैकेट। 3 पैकेट में आपके कितने रुपए पड़े हुए, 6000 रुपए पड़े। यदि 3 पैकेट में 6000 है, इसका मतलब एक पैकेट में कितना होगा, 6000 बटे 3, इसका मतलब एक पैकेट में है आपका 2000 रुपए। एक पैकेट में 2000 है, तो आपसे पूछा गया है आपको सबका शेयर निकालना है ना, तो यहां से हम ए का शेयर निकाल लेते हैं भैया। तो ए का शेयर एक पैकेट में 2000 है और ए को एक ही पैकेट मिल रहा है, यानी ए का शेयर कितना हो गया, 2000 रुपए का ए का शेयर हो गया। ये चीज समझ में आई, इसको आप नोट करके रख लीजिए। आगे देखें, बी को मिल रहा है, जो बाकी दोनों को मिल रहा है उसका 1/3 क्वेश्चन में दिया गया है। देख सकते हैं आप कि बी को मिल रहा है 1/3 ऑफ व्हाट अदर्स आर गेटिंग, जो बाकियों को मिल रहा है उसका 1/3 बी को मिल रहा है। तो बी और बाकी दोनों को मिलाकर के जो मिल रहा है ए प्लस सी, इसका जो अनुपात होगा वही सिमिलर तरीका जो हमने अभी पहले लगाया था, उसी तरीके से इन दोनों का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 1:3 का। तो टोटल कितना आ गया, 1 + 3 यानी 4,
और टोटल रुपए कितने थे हमारे पास? टोटल रुपए थे 6,000 रुपए। तो 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 6,000। 4 पार्ट की वैल्यू 6,000, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 6,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1,500। तो बी का शेयर आपका कितना निकल के आ गया? 1,500 रुपए का। अब क्वेश्चन में ए का शेयर हमने देखा था 2,000 रुपए आया था, बी का शेयर आ गया 1,500 रुपए का, टोटल था 6,000, 1,500 और 2,000 कितना होता है? 3,500। 6,000 में से 3,500 तो ए और बी को मिल गया, तो सी का शेयर कितना बचा? सी का शेयर बराबर 6,000 माइनस 3,500 विच इज इक्वल टू 2,500। सी का शेयर निकल के आ गया 2,500। तो आपने इस तरीके से तीनों के शेयर निकाल लिए। ये सिंपल तरीका था, रीजन बीइंग नंबर सिंपल थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और डायरेक्टली सॉल्व हो सकता था। तो ये तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं मानूंगा कि सिंपलर है। आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सकते थे, ओरली भी आंसर आ सकता था इसका। तो ये एक तरीका हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है जो कि ज्यादा जनरल तरीका है, रीजन बीइंग कि ये ही आपको आगे काम आने वाला है। आगे बहुत सारी जगहों पे हम लोग रेशियोज ही यूज करेंगे, मेड बी प्रॉफिट एंड लॉस, मेड बी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मेड बी डेटा इंटरप्रिटेशन, मेड बी कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई से भी टाइप के क्वेश्चंस हो, हम लोग रेशियोज को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो इसलिए ये तरीका ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। आपसे बोला गया था क्वेश्चन में कि ए का जो शेयर है वो बी और सी के शेयर का हाफ है, बी और सी के शेयर का हाफ है। तो इधर से हमने रेशियो डिराइव किया, रेशियो कितना निकल के आ गया? 1:2 का, राइट। टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? 3 पार्ट्स। सेकेंड केस में आपको बताया गया कि बी का जो शेयर है वो बाकी दोनों के शेयर का 1/3 है, 1/3 है। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का टोटल कितना निकल के आ जाएगा? टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 4। अब क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कितने रुपए बांट रहे हैं हम? 6,000। भले पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो, बांट तो 6,000 रुपए रहे हो। तो जब टोटल आपका सेम है तो रेशियो वाइज टोटल अलग अलग क्यों है? रेशियो वाइज टोटल अलग अलग है, इसका मतलब दोनों रेशियोज का बेस सेम नहीं है। तो बेस को सेम बना लेते हैं। बेस को सेम बनाने का तरीका क्या है? जो वैल्यू असली में बराबर हो उसे रेशियो वाइज भी बराबर बना लो। असली में बराबर होगा टोटल, रेशियो वाइज भी बराबर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? 3 और 4 बराबर बनाना है। क्या तरीका? एलसीएम है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 4, ये अभी मैं आप लोगों को इतना छोटा छोटा करके बता रहा हूं सो दैट जो लोग नए हो, जिनने अभी टेबल्स याद नहीं किए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सिंपल लगे। बट ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें बताने की नहीं होती। एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना आ गया? 12। ऊपर 12 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। और 4 को अगर 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। सही है? क्या इस 4 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 3 में होगा? नहीं, सब में होगा। क्यों? क्योंकि हमें रेशियो डिस्टर्ब नहीं करना है, रेशियो एज इट इज होना चाहिए। ओके। क्या इस 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 4 में होगा? नहीं, सब में होगा, क्योंकि हमें रेशियो डिस्टर्ब नहीं करना है। रेशियो वैसा का वैसे ही रहना चाहिए, रेशियो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो नए रेशियोज क्या बन के आ गए? तो टोटल शेयर कितना आ रहा है? 12 पैकेट का। 4 times 1, ए का शेयर 4 एकम 4, बी का शेयर 3 1 3, और टोटल हमें पता है 12 है। टोटल यदि 12 है, 4 और 3 7 ए और बी के पास है, तो 12 में से 7 गया, बचा कितना? 5। ये किसके पास होगा? सी के पास। सिंपल। आप टोटल कितने रुपए बांट रहे थे भैया? 6,000 रुपए। 12 पैकेट में 6,000 रुपए थे, इसका मतलब एक पैकेट में कितना होगा? 500 रुपए।
एक पैकेट में 500, आपसे प्रत्येक व्यक्ति का शेयर ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति का शेयर कितना निकल के आ जाएगा? एक पैकेट में 500 है तो 4 पैकेट में कितना? 2000। 3 पैकेट में कितना? 1500। और 5 पैकेट में कितना? 2500। ये पैकेट वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया 20 और 30 का रेशो है, इसको आप लिखते हो 20 और 30 दो नंबर्स हैं, इनका रेशो है 2:3। तो मैंने आपको बताया था कि भैया 2:3 कुछ नहीं होता, यहां पे सिर्फ ये 2 पैकेट है और ये 3 पैकेट है और हर पैकेट में 10-10 है। ये सिर्फ उनको बता रहा हूं जिनने पिछली क्लास में मिस कर दिया हो या जिनको देखी भी हुई हो लेकिन ये ध्यान ना हो, तो मैं बता दे रहा हूं कि पैकेट्स में, इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग रेशियो की क्या है कि कोई भी 2 नंबर है और उन 2 नंबर का आपने रेशियो निकाला है, इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि जो 10 है ये गायब हो गया, वैनिश हो गया, ऐसा नहीं है। सिंपल मतलब ये होता है कि वो 2 नंबर्स हैं ये रेशियो में, तो वो डिनोट कर रहा है कि भैया इसको हमने कितने पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, कितने पैकेट्स में तोड़ा हुआ है। 2 पैकेट में तोड़ दिया, 30 को कितने में तोड़ दिया? 3 पैकेट में तोड़ दिया, और हर पैकेट के अंदर कितना आ गया? 10। और हर पैकेट के अंदर की वैल्यू ही बेस कहलाता है, एक पैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वही बेस कहलाती है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 3 brothers is 3:5 is 3:7:5 and the average age of the 3 of them is 75 years. Then find the age of the youngest brother. Then find the age of the youngest brother. 3 भाई हैं, A, B, C। इनकी आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:5:7। किसी को अगर ये दिक्कत हो रही हो कि सर 3:7:5 दिया हुआ है, भाई फर्क नहीं पड़ता, आपने ABC मैंने माना है, आप यहां पे AC भी कर लो, ऐसे करो, क्या ही फर्क पड़ता है कि ABC का था 3:7:5 तो मैंने ACB इस तरीके से लिख लिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जिसको लग रहा है बेतुकी सी बात कर रहे हैं, 2 मिनट रुको, सब समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहे हैं। A, C और B, इनकी एज का अनुपात हमको दिया हुआ है 3:5:7। हमें बोला गया है कि इनकी एज का जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो 3, 5 और 7, इन तीनों का सम, 7 और 3 10 और 5 15। तो एवरेज निकालने के लिए सम किया हमने इन सब का 15, डिवाइड कर दिया कितने से? टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? एक ऑब्जर्वेशन ये, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये, डिवाइडेड बाय 3। 3 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, एवरेज कितना निकल गया? 15/3, 5। और एवरेज आपको दिया गया है कितना? 75 ईयर्स। तो 5 पार्ट की वैल्यू 75 ईयर्स के बराबर है। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 75 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 15 ईयर्स। ये एक पार्ट की वैल्यू होगी, एक पार्ट यानी बेस निकल के आ गया 15 ईयर्स का। आपसे पूछा गया है यंगेस्ट भाई की एज निकालिए। इन सब में से सबसे छोटा कौन दिख रहा है? जाहिर सी बात है ए दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसकी वैल्यू सबसे कम है। एक पार्ट की वैल्यू यदि 15 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 45 साल। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो एक बार आप इसको प्लीज फिर से गो थ्रू कर लीजिए। अब उन लोगों के लिए जिनको ये लग रहा था कि यार ये करने की जरूरत क्या थी, 3:7:5 लिख लेता, फर्क क्या पड़ता? फर्क ये पड़ता है, एक छोटी सी चीज हमने स्कूल में कभी देखी होगी जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। क्या होता है एपी? एनीवन? एपी एक ऐसे नंबर्स की सीरीज होती है जिनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी वो जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होता। सो कैन आई से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। कैन आई से ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्यों?
इनके बीच का डिफरेंस देख लो, कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 5 एंड सो ऑन। डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। ऐसी कोई भी नंबर सीरीज जिनकी दो कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है यदि कांस्टेंट है तो वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। यानी कि हर टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, एनी टेबल, सब अपने आप में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि हम तो याद हो बचपन में तो कोई टेबल याद नहीं होता तो कैसे करते थे? प्लस करते हुए चलते थे उतनी वैल्यू को। 2 का टेबल होता था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 का टेबल याद हो जाता था। यूजुअली जो याद नहीं हो पाते थे बचपन में वो होते थे 7 के टेबल याद नहीं हो रहे, तो हम क्या करते थे? वैल्यूज में प्लस करते चलते थे। 7 में 7 जोड़ दिया 14, फिर 7 जोड़ दिया 21, फिर 7 जोड़ दिया 28, फिर 7 जोड़ दिया 35, ऐसे करके चले जाते थे। तो ये जो हम जोड़ रहे हैं, जो डिफरेंस हम जोड़ते जा रहे हैं वो कांस्टेंट ही तो है। डिफरेंस 7 का ही तो डिफरेंस जोड़ रहे हैं, यानी हर टेबल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सही बात है, हर टेबल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एपी की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको एवरेज निकालना हो तो वो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म के बराबर होता है। किसी भी ये काम आती हैं प्रॉपर्टीज जो मैं एक्सक्लूसिवली बताता हूं, अदरवाइज मैं जनरली बहुत जनरल रखता हूं। अपना पूरा एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। कुछ एक आध प्रॉपर्टीज हैं जो वाकई में काम आ जाती है, इसलिए उन्हें मैं बता रहा हूं। एपी की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि एपी का एवरेज जो होता है वो हमेशा मिडिल टर्म के बराबर होता है। आप कोई सी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, 1, 4, 7, 10, 13, डिफरेंस देख लो कितना है। 1 और 4 इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का। 4 और 7 इसके बीच में डिफरेंस कितने का? 3। 7 और 10 डिफरेंस कितना? 3। 10 और 13 डिफरेंस कितना? 3। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर मैं आपको एवरेज निकालने को कहूं तो जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो करता बैठेगा प्लस 1 और 4, 5 और 7, 12, 10, 22, 13, 35। ठीक है, डिवाइड करेगा। कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है। 35/5 निकल के आ जाएगा 7। और प्रॉपर्टी पता होगी तो सीधा दिख रहा है 5 टर्म्स है, मिडिल वाली टर्म 7 है, तो एवरेज कितना हो गया? 7 का। क्या ये चीज समझ में आई? तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज मिडिल टर्म के बराबर होता है। उस लॉजिक से यहां पे इनको अगर मैं ऐसे रीअरेंज करके लिखता हूं तो 3 और 5 इसका डिफरेंस कितना है? 2 का। 5 और 7 इसका डिफरेंस कितना है? 2 का। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? अभी तो देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? कोई भी ऐसे नंबरों की श्रृंखला, कोई भी ऐसे नंबर्स की सीरीज जिनके बीच का डिफरेंस कैसा हो? कांस्टेंट हो। और क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, कांस्टेंट है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म के बराबर होगा। और मिडिल टर्म क्या है? 5। तो मुझे इतनी गणित करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा देख सकता था 3, 5, 7 ये नंबर दिख रहे हैं, एवरेज है, यानी 5 पार्ट की वैल्यू यदि 75 के बराबर है तो एक पार्ट की वैल्यू हो गई 15 और 3 पार्ट की वैल्यू हो गई 45। जितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई प्लीज आगे चलते रहो। जिसको नहीं समझ में आया पॉज करो, पीछे जाओ और देखो फिर से।